चल। हाँ, प्रोजेक्टर भी ऑन करना पड़ेगा मुझे। मैंने इसको हटाया तो ये हिल जाएगा, मैं नहीं हटाऊंगा। अगर ये हिला ना तो तुम चल, चल्लू करें अपन तो, चल्लू आ जाएगा ना तो अपना आप ही। तो बच्चों, सीपीसी पढ़ रहे थे अपन। अगला हेडिंग सीपीसी में क्या दिया है? मिस ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज। तो दो तरह के मिस ज्वाइंटर होते हैं, एक था मिस ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज, एक था मिस ज्वाइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। तो मिस ज्वाइंट, अच्छा ये इसका मैंने पोस्टमार्टम करके पढ़ाया था मिस ज्वाइंटर का। तो मिस से तो समझ सकते हो कि गलत होगा ये। ज्वाइन करना मतलब, और ज्वाइंडर मतलब जुड़ा हुआ, तो मिस ज्वाइंडर मतलब गलत तरीके से जुड़ा हुआ। तो केस में जुड़े हुए कौन कौन होते हैं? प्लेंटिफ और डिफेंड। केस में जुड़े हुए कौन कौन होते हैं? तो अगर एक से ज्यादा प्लेंटिफ हैं और एक से ज्यादा डिफेंडेंट है, बट वो गलत तरीके से जोड़ दिए गए हैं, उन्हें रिलीफ लेने का राइट नहीं बनता है, उनके फेवर में कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं था। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो क्या कहलाता है? मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज। जैसे शर्मा जी हैं, क्रेडिटर हैं, है ना। अब उन्होंने कंपनी को गुड्स सोल्ड किया था। शर्मा जी ने कंपनी को क्या बेचा है? गुड्स। तो शर्मा जी क्या हो गए? क्रेडिटर। कंपनी क्या हो गई? डेटर। अब क्रेडिट पर गुड्स बेचा है तो फिर कंपनी की ड्यूटी बनती है कि पैसा वापस दे दे। क्या कंपनी पैसा वापस दे रही है? नहीं। तो शर्मा जी केस फाइल करेंगे। किसके अगेंस्ट केस फाइल करेंगे? कंपनी के अगेंस्ट। उन्होंने उन्होंने क्या किया? डायरेक्टर के अगेंस्ट, कंपनी के अगेंस्ट, सबके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। यार लाइबिलिटी किसकी है? तो कंपनी के अगेंस्ट केस करो ना। ये देखते ने हिलवा दिया ना, ये सब गड़बड़ करा दी वापस से। लाइबिलिटी किसकी है? तो कंपनी के अगेंस्ट केस करो। आप किसके अगेंस्ट केस कर रहे हो? डायरेक्टर के अगेंस्ट में। डायरेक्टर और कंपनी का एग्जिस्टेंस तो क्या होता है? अलग अलग होता है, सेपरेट होता है ना। आपने खामोखा उनको जोड़ दिया है। हाँ, अगर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल जैसा कुछ होता तो बात अलग थी। ये समझ में आया अपने को? हाँ, तो फिर क्या? जैसे दहेज का केस फाइल कर दिया मिसेस शर्मा ने, अपने हस्बैंड के अगेंस्ट भी, उसकी बहन के अगेंस्ट भी, मम्मी पापा सब। तो कई बार दूसरे व्यक्ति को कोई गलती नहीं होती फिर भी लपेटे में ले लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? मिस ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज। तो अगर मिस ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज है तो ये डायरेक्टर जब अपना स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस फाइल करेंगे तभी बोल देंगे कि हमें तो खामोखा जोड़ा गया, हमारे अगेंस्ट तो इसका कोई राइट बनता ही नहीं है। जब इसका हमारे अगेंस्ट कोई राइट नहीं बनता है तो हमें हटाओ यार, हमें क्यों नहीं ले रखा है इसके अंदर, हटाओ हमें। एक बार देखना वीडियो चल रहा है नहीं चल रहा। नेक्स्ट हमें दिया है मिस ज्वाइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। अब कॉज ऑफ एक्शन मतलब क्या था? हमने केस फाइल करने के कारण, कि अगर किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट हमें केस फाइल करना है तो जो केस किन कारणों से, किन रीजन से फाइल किया था, वो क्या कहलाते हैं? कॉज ऑफ एक्शन। अब अगर एक व्यक्ति से हमें चार तरह की प्रॉब्लम है, एक व्यक्ति से हमें, तो ये जरूरी थोड़ी कि चारों के लिए सिंगल केस फाइल किया जाए। अगर चारों का नेचर सेम है, चारों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो एक ही केस फाइल होगा। बट अगर चारों एक दूसरे से कनेक्टेड, एक दूसरे पे डिपेंडेंट, तो फिर सबको एक साथ क्लब किया जा सकता है क्या? नहीं, नहीं किया जा सकता। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर एक व्यक्ति के अगेंस्ट हमें एक से ज्यादा कॉज ऑफ एक्शन है, बट वो कॉज ऑफ एक्शन का नेचर सेम नहीं है, तो एक ही केस फाइल नहीं होगा। जैसे शर्मा जी हैं, उन्हें 1 लाख रुपए लेना थे, किससे? वर्मा जी से। उन्होंने रिपे किया क्या? नहीं। तो ये मनी की रिकवरी का केस है। फिर शर्मा जी और वर्मा जी का एक्सीडेंट भी हो गया था, तो शर्मा जी को दो कॉज ऑफ एक्शन है, किसके अगेंस्ट? बट क्या दोनों कॉज ऑफ एक्शन सेम है क्या? इनका नेचर सेम है क्या?
तो फिर इनको एक साथ जोड़कर सिंगल केस फाइल नहीं किया जा सकता है? ऐसा थोड़ी है कि एक व्यक्ति के अगेंस्ट जितनी प्रॉब्लम है सबका एक ही केस फाइल होगा। हाँ, केस का नेचर सेम है तो एक साथ होगा। जैसे अगर मिसेस शर्मा दहेज का केस फाइल कर रही हैं तो उसके साथ डिवोर्स का भी करेंगी, डोमेस्टिक वायलेंस भी कर सकती हैं, वो फिर अलग अलग नहीं करेंगी क्योंकि वो सब सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट है। बट अदरवाइज अगर वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट नहीं है तो फिर यार सेपरेट होगा, तो सेपरेट होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया है? चलो, हर्ष ने बोला हाँ। अब जो डेट ऑफ हियरिंग है, क्या है बेटा? जो उस पर ना तो प्लेंटिफ आया है ना ही कौन आया है? डिफेंड। तो केस क्या कर दिया जाएगा? डिसमिस। फिर प्लेंटिफ तो आया है बट कौन नहीं आया है? डिफेंडेंट। तो जो प्लेंटिफ ने क्या लगाए थे? एलिगेशंस। क्या लगाए थे बेटा? उन्हें सच मानते हुए डिफेंडेंट के अगेंस्ट क्या दे दिया जाएगा? डिसीजन, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्स पार्टी डिसीजन। फिर प्लेंटिफ नहीं आया है, केवल कौन आया है? डिफेंडेंट। तो डिफेंडेंट जो कह रहा है उसके बेसिस पर क्या दे दिया जाएगा? डिसीजन। ये होता है अपीयरेंस और नॉन अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब कोर्ट के अंदर अपीयर होना, आना। नॉन अपीयरेंस मतलब नहीं आना। ठीक है, तो अपीयरेंस मतलब आना, नॉन अपीयरेंस मतलब क्या हो जाएगा? नहीं आना। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अपीयरेंस और नॉन अपीयरेंस के केस में ये देखते हैं दोनों नहीं आए थे, तो यार जब दोनों में से किसी को नहीं पड़ी तो हमें क्या पड़ी? खत्म कर केस। फिर कौन आया था? प्लेंटिफ आया था। कौन नहीं आया? तो मानते हैं डिफेंडेंट के पास अपने बचाव में कहने के लिए कुछ भी नहीं है और उसने जो आरोप लगाए हैं प्लेंटिफ ने सबको एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसलिए हम एक्स पार्टी डिसीजन दे देते हैं। बट अगर कौन नहीं आया था? प्लेंटिफ। और कौन आया था? तो जो डिफेंडेंट बोल रहा है उसको मानकर हम डिसीजन दे देते। फिर एक्स पार्टी डिसीजन जो दिया गया है, उस एक्स पार्टी डिसीजन के अंदर 4 तरह की रेमेडी होती है डिफेंडेंट के पास। डिफेंडेंट के अगेंस्ट जो एक्स पार्टी डिसीजन दिया गया है उसमें 4 तरह की रेमेडी होती है। पहला, वो क्या फाइल कर सकता है? अपील। एक्स पार्टी डिसीजन के अगेंस्ट क्या फाइल कर सकता है? अपील। फिर वो काई के लिए अप्लाई कर सकता है? रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकता है। फिर वो काई के लिए अप्लाई कर सकता है? सेट असाइड करने के लिए अप्लाई कर सकता है। एंड वो क्या कर सकता है? नया सूट फाइल कर सकता है एक्स पार्टी डिक्री के अगेंस्ट, अगर उसे क्या नहीं मिला था? समन नहीं मिला था तो। फिर क्या दिया अगला हेडिंग अपने को? अपील। अपील हम पढ़ ही चुके हैं। क्या होता है अपील? कि छोटू कोर्ट के डिसीजन से अगर हम तो मोटू कोर्ट के पास जाकर क्या कर देते हैं? हम अपील। ठीक है, अपील हमेशा बड़ी कोर्ट के पास होती है। 5 चीजें देखी थी हमने। पहला क्या देखा था? सूट। सूट क्या होता है? सबसे लोअर कोर्ट में जिसको ज्यूरिसडिक्शन हो। अपील जिस कोर्ट ने डिसीजन दिया था उससे बड़े के पास। फिर रेफरेंस रिव्यू और रिवीजन देखते हैं, इसके जस्ट बाद वही आ रहा है। राइट टू अपील जो है वो इनहेरेंट राइट नहीं है। मतलब राइट टू अपील आपका लीगल राइट है। कैसा राइट है? मतलब लॉ में लिखा है ना कि आप अपील कर सकते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो अपील करने का राइट कौन प्रोवाइड करता है? लॉ। अपील करने का राइट कौन प्रोवाइड करता है? लॉ प्रोवाइड करता है। और अगर लॉ में परमिटेड है कि अपील की जा सकती है तो ही होगा। इसलिए नेचुरल या इनहेरेंट राइट नहीं है, ये बाय बर्थ राइट नहीं मिल गया है। ये कैसा राइट है? जो लॉ के द्वारा प्रोवाइड किया गया। तो लॉ में जहां लिखा था वहां आप कर सकते हो, जहां नहीं लिखा था वहां नहीं कर सकते। ठीक है, फिर अपील 4 तरह की पढ़ी हमने। एक अपील किसके अगेंस्ट? ओरिजिनल डिक्री। फिर कौन सी अपील? अपील अगेंस्ट और अपील टू सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल डिक्री मतलब हम कोर्ट में सबसे पहले क्या फाइल करते हैं? सूट। सूट का डिसीजन जो आता है वो क्या कहलाता है? जजमेंट। जो कितने तरह का होता है? 2 तरह का, डिक्री और। अब अगर डिक्री आई थी, क्या आई थी? उसके अगेंस्ट हम अपील कर रहे हैं ना, तो वो क्या होती है? फर्स्ट अप। तो जब ओरिजिनल डिक्री के अगेंस्ट अपील की जाती है मतलब पहली बार अपील हुई है, और अगर क्या हुआ है तो उसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट अपील। फर्स्ट अपील बोल देते हैं हम उसको। दूसरा दूसरा कौन सा अपील दिया है? सेकंड अपील। ठीक है,
अब ये फर्स्ट अपील का क्या आ गया डिसीजन, इससे भी हम सेटिस्फाइड, तो फिर हम क्या करते हैं सेकंड अपील। फिर क्या होता है, ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील होती है, बट ऑर्डर के अगेंस्ट केवल कौन सी नहीं होती है, एंड हर ऑर्डर के अगेंस्ट अपील उन्हीं ऑर्डर के अगेंस्ट अपील होती है जिनके लिए लॉ में स्पेसिफिकली लिखा था तो अपील होगी, नहीं लिखा था तो नहीं हो। ठीक है, जबकि लगभग हर डिक्री के अगेंस्ट क्या होती है, अपील। फर्स्ट अपील भी होती है, और हर ऑर्डर के अगेंस्ट अपील, जिन ऑर्डर के अगेंस्ट अपील होती है वो भी कौन सी होती है, सेकंड तो होती ही नहीं। फिर होती है अपील टू सुप्रीम कोर्ट, कौन सा सेक्शन, तो हम सेक्शन 112 के अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट की परमिशन ले लेते हैं। काहे की परमिशन ले लेते हैं, देख बे हमें अपील करना और हम सीधे अपील करने तेरे पास ही आना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट अगर हमें परमिशन दे देता है डायरेक्टली उसके पास अपील करने की, तो वो क्या हो जाएगा, अपील टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चले अपील अगेंस्ट ओरिजिनल डिक्री हमने पढ़ लिया है कि जो भी कौन होता है सुपीरियर कोर्ट उसको करते हैं, ओरिजिनल डिक्री के अगेंस्ट करते हैं, चाहे डिक्री कैसे पास हुई थी एक्स पार्टी तो भी कर सकते हैं, है ना। फिर क्या बोला है, अगर कंसेंट से डिक्री आई थी, कैसे डिक्री आई थी तो नहीं की जाती है, कॉम्प्रोमाइज डिक्री कंसेंट डिक्री होती तो नहीं होती है, क्योंकि कंसेंट डिक्री मतलब दोनों पार्टीज में कॉम्प्रोमाइज करवाया गया है, उसमें कोर्ट का डिसीजन नहीं है। जब कोर्ट का, तो फिर उसके अगेंस्ट अपील कहां से करेंगे अपन, वेरी गुड, तुम लोगों ने गड़बड़ी करवाई है, देखो अच्छा खासा चल रहा था। फिर फर्स्ट अपील जो होती है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेसिस पर भी हो सकती है और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स, जबकि सेकंड अपील केवल और केवल क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेसिस पर होती है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के बेसिस पर नहीं होती है। वापस लगाऊं क्या इसको एक बार, वो मेरे को भी समझ में आ रहा है कि वो आर्या और जारिया है। मैं सोच रहा हूं रिस्क लूं तो ऐसा नहीं पूरा ही बिगड़ जाए। चलो, फिर अगर ओरिजिनल डिक्री में अमाउंट जो इन्वॉल्व है अगर वो कितने से ज्यादा नहीं है, तो फिर क्या नहीं होती, उसके अगेंस्ट अपील नहीं होती, है ना। सेकंड अपील, तो फर्स्ट अपील के से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो, फिर सेकंड अपील कर सकते हो। ये समझ में आया अपने को। एंड सेकंड अपील हमेशा किस बेसिस पर होती है, क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेसिस पर, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स के बेसिस पर नहीं होती है। सेकंड अपील नॉर्मली कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट के पास होती है। किसके पास होती है बेटा, कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट के पास। मार दूंगा, अब नहीं आया तो चला ही गया क्या, आ गया। हाँ, फिर सेकंड अपील बता दिया केवल क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेसिस पर होगी, है ना, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के बेसिस पर सेकंड अपील नहीं होती है। फिर क्या है, ऑर्डर के अगेंस्ट अपील, तो हमने बता दिया कि जो ऑर्डर क्या बताए हैं, अपीलेबल, मतलब लॉ में लिखा है ना साफ साफ, क्या लिखा है कि इनके अगेंस्ट क्या होगी, कोई होगी, और अगर नहीं लिखा है तो फिर अपील टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास अपील तीन सिचुएशन के अंदर होती है। पहला, जिस भी सिविल कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया जा रहा है वही सर्टिफाइड कर देता है कि देख बे ये एक ऐसा केस है जिसके लिए तेरे को अपील सीधे जाकर किसके पास करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सीधे किसके पास जा, क्या करने के लिए, तो जब छोटे कोर्ट ने ही बोल दिया है कि सीधे अपील कहां जाकर करो, तो फिर अपील कहां होगी, सुप्रीम कोर्ट के पास। या सुप्रीम कोर्ट के पास अपील करने के लिए कौन सा सेक्शन, 112 के अंदर हमने स्पेशल लीव मतलब स्पेशल परमिशन ले लियो, स्पेशल परमिशन ले लियो। ठीक है, फिर क्या होता है, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, है ना। क्या मतलब, हाई कोर्ट ने अगर कोई डिक्री या ऑर्डर पास किया है, मतलब हाई कोर्ट अपील नहीं सुन रहा था, हाई कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन था, और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अकॉर्डिंगली हाई कोर्ट ने कोई डिक्री या ऑर्डर पास की है, तो हाई कोर्ट ने अगर डिक्री या ऑर्डर पास की है तो हाई कोर्ट से बड़ा कोर्ट कौन सा है, तो ऑब्वियसली हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट अपील कहां करोगे, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फिर
हाईकोर्ट ने, अगर हाईकोर्ट ने क्या किया है, अपील, हाईकोर्ट के पास क्या हुई थी, अपील, और उसके बाद हमें अपील करनी है, तो सेकंड अपील कहां होगी, सुप्रीम कोर्ट के पास। फिर जनरल रूल यही है, अपील के अंदर कोई एडिशनल एविडेंसेस एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। जनरल रूल यही है, अपील के अंदर क्या नहीं होता कोई भी, बट फिर भी कोर्ट के लिए क्या होता है, डिस्क्रिशनरी। वो चाहे तो रिफ्यूज कर सकता है नए एविडेंसेस लेने से, वो चाहे तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस बोल सकता है कि लिया। लाने का कब बोलेगा, जब हम ये प्रूव करें कि ये एविडेंसेस पहले कहां थे हमें मालूम नहीं था, किसके पास थे हमें मालूम नहीं था। वो चीजें अगर आप प्रूव करते हो तो ही होगा, अदरवाइज नहीं। फिर क्या दिया है, रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन। आरआरआर देख ली कि नहीं देखी, आरआरआर, हाँ पढ़ लो बैठ के भी। रेफरेंस किसको दिया जाता है, हाई कोर्ट को। रेफरेंस किसको दिया जाता है, हाई कोर्ट को। क्या लेने के लिए, उसकी ओपिनियन। कौन देता है रेफरेंस, लोअर कोर्ट। कौन देता है रेफरेंस, तो अगर कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, कोई भी क्या इन्वॉल्व है, और उस क्वेश्चन ऑफ लॉ की वैलिडिटी पर छोटे कोर्ट को रीजनेबल डाउट हो रहा है। जैसे समझाते समय मैंने बोला था ना कि अगर हम किसी पॉइंट पर अटक जाते हैं तो हम किससे कंसल्ट करते हैं, अपने सीनियर से, अपने से बड़े से कंसल्ट करते हैं। तो यार ये छोटा कोर्ट है, ये भी लॉ के किसी पॉइंट पर अटक गया है, इसे समझ में नहीं आ रही है क्या करें, तो अपने सीनियर की हेल्प लेगा ना। तो ये सीनियर मतलब सुपर सीनियर के पास जा रहा है, किसके पास, हाई कोर्ट के पास। यार ये जो इस केस में ये क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, हमें लग रहा है ये लॉ खत्म हो चुका है, हमें लग रहा है इस लॉ के प्रोविजंस को रिपील किया जा चुका है, बट अभी तक कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से डिक्लेरेशन नहीं है। तो फिर हम आपके पास आए हैं, अब आप ही बताओ क्या करें, हमें डाउट हो रहा है ना। देन कौन अप्लाई कर सकता है, मतलब पार्टीज अप्लाई कर सकती है, इवन कोर्ट खुद भी कर सकता है। कब अप्लाई करेगा, जजमेंट देने के पहले। काहे के लिए अप्लाई करेगा, हाई कोर्ट की ओपिनियन लेने के लिए ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ। नॉर्मली उन केसेस में किया जाता है जहां पर क्या नहीं होती है, अपील। अगर केस कैसा है, नॉन अपीलेबल है, मालूम है हम डिसीजन दे देंगे, सामने वाला अपील भी नहीं कर पाएगा, तो फिर हम मैटर ही किसको दे देते हैं, हाई कोर्ट को। आप संभालो, हमसे नहीं संभल रहा। फिर क्या होता है, रिव्यू। तो सूट तो कहां फाइल करते हैं, सबसे छोटी कोर्ट के अंदर जिसको ज्यूरिसडिक्शन हो। अपील किसको करते हैं, सुपीरियर कोर्ट को। रेफरेंस किसको देते हैं, हमेशा हाई कोर्ट को। रिव्यू के लिए उसी कोर्ट के पास जाया जाता है जिसने डिक्री या ऑर्डर पास किया था। रिव्यू के लिए हम उसी कोर्ट के पास जाते हैं जिस कोर्ट ने क्या किया था, हाँ। तो रिव्यू मतलब होता है रिकंसिडरेशन ऑफ डिसीजन गिवन बाय दी कोर्ट, कि कोर्ट ने क्या दिया था, जो डिसीजन, उस डिसीजन को वो वापस से क्या करे, रिकंसिडर। किन ग्राउंड्स पर करें भाई, क्यों देखें हम हमारे डिसीजन को क्यों रिकंसिडर करें, तो बोले यार हमें क्या मिले हैं, कुछ नए एविडेंसेस, हमें क्या मिले हैं कुछ, या जो डिसीजन आया उसमें किसी तरह से क्या है, मिस्टेक, या और कोई सफिशिएंट रीजंस जिनके बेसिस पर आप शो कर सको कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस आपको अपने डिसीजन को क्या करना चाहिए, रिव्यू। तो हम उसी कोर्ट के पास जाते हैं जिस कोर्ट ने क्या दिया था, डिसीजन। फिर रिव्यू नॉर्मली तब जाते हैं जब हमारे डिसीजन के अगेंस्ट क्या नहीं होगी, अपील। या अपील तो हो सकती है बट सामने वाला अपील करना चाहता नहीं है, वो आप ही को मौका दे रहा है कि आप अपनी गलती सुधार लो। अगर आप अपनी गलती सुधार लोगे वो बहुत अच्छी बात है, वहीं खेल खत्म हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो रिव्यू के लिए उसी कोर्ट के पास जाते हैं जिस कोर्ट ने क्या दिया था, डिसीजन। फिर 115 किससे रिलेटेड है, रिवीजन। रिवीजन के लिए पावर किसके पास है, हाई कोर्ट के पास। किसके पास है, हाई कोर्ट। हमने 3 चीजें याद करी थी। हाई कोर्ट को लगता है कोई भी छोटा कोर्ट जो है वो तेज चल रहा है या चल ही नहीं रहा है, या तेज चल रहा है मतलब जो पावर उसके पास नहीं है
उन पावर को भी यूज कर रहा हो, चल ही नहीं रहा है, मतलब जो काम करना चाहिए थे वो कर ही नहीं रहा है यार, और इलीगल या अनलॉफुल तरीके से काम कर रहा है। तो अगर एमपी का हाई कोर्ट है और उसे लगता है एमपी का कोई भी छोटा कोर्ट गलत चल रहा है, अनलॉफुल तरीके से काम कर रहा है, तो फिर उसके लिए वो 115 वाले पावर यूज कर सकते हैं। मान लो महाराष्ट्र का कोई छोटा कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो गलत चल रहा है, तो एमपी हाई कोर्ट को उसके पास पावर है क्या? नहीं। एमपी हाई कोर्ट को केवल एमपी के रिलेशनशिप में, एंड फिर हाई कोर्ट को लग रहा है बोले यार इस मैटर पर क्या नहीं होगी, अपील नहीं होगी। क्या नहीं होगी? अरे भाई अगर छोटे कोर्ट ने गलत काम किया है तो हम अपील कर देंगे ना, अपील में देख लेना। बोले यार मैटर ऐसा जिसमें अपील, ये 5 चीजें याद रहेगी। सूट हमेशा सबसे लोअर ग्रेड की कोर्ट जिसको ज्यूरिसडिक्शन हो, दूसरा सुपीरियर कोर्ट के पास, तीसरा रिवीजन के लिए किसके पास जाते हैं? हाई कोर्ट के पास जाते हैं 3 केसेस के अंदर, फिर रेफरेंस भी हाई कोर्ट को ही देते हैं, और रिव्यू नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? न्यायवाच। कंपनी या कॉर्पोरेशन जो किसी पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन, क्या उनके अगेंस्ट भी केस फाइल किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। अब जब उनके अगेंस्ट केस फाइल करोगे तो वो डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करेंगे, उन डॉक्यूमेंट को साइन कौन करेगा, उन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कौन करेगा? तो साइन या वेरीफाई कौन करता है कंपनी के बिहाफ पर? कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी या डायरेक्टर या अदर प्रिंसिपल ऑफिसर। एंड जब हमें कंपनी को समन सर्व करना है तो हम कंपनी को समन कैसे सर्व करवाएंगे? तो समन सर्व करने के लिए हम कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी को या डायरेक्टर को या अदर प्रिंसिपल ऑफिसर को समन सर्व करके खेल खत्म कर सकते हैं, या कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पर रजिस्टर्ड पोस्ट से हम भेज दें समन की कॉपी को, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दें। हो जाएगा ये। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? माइनर इंसान होता है क्या? कैसा इंसान? वो छोटा इंसान। तो ऐसी सिचुएशन में माइनर के अगेंस्ट केस हो सकता है क्या? या माइनर हमारे अगेंस्ट केस कर सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है, माइनर भी इंसान है ना? तो माइनर जिसने 18 इयर्स कंप्लीट नहीं किए, बट अगर किसी बच्चे के लिए कोर्ट ऑफ वार्ड्स ने गार्जियन अपॉइंट किए थे, तो जब तक वो कितने का नहीं हो जाता है तब तक वो नालायक माइनर कहलाएगा। ठीक है? तो गोरा दिख रहा हूं मैं, इनफैक्ट मेरी शक्ल ही नहीं दिख रही है, ऐसा लग रहा बहुत पाउडर पोत लिया। अंग्रेज भी शर्मा जाए मेरे को देख कितना गोरा लग रहा हूं। अब माइनर के अगेंस्ट जब हम केस फाइल करेंगे, कहां पर जाकर? कोर्ट में जाकर, है ना? तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम माइनर के नेक्स्ट फ्रेंड के नाम से करें जरूरी नहीं है ना? लेकिन जब माइनर हमारे अगेंस्ट केस फाइल करता है तो किसके नाम से करता है? अपने नेक्स्ट फ्रेंड के नाम से। नेक्स्ट फ्रेंड कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसका इंटरेस्ट माइनर के इंटरेस्ट से अलग नहीं होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? अब अगर हमने माइनर ने हमारे अगेंस्ट केस फाइल किया और अपने ही नाम से कर दिया, नेक्स्ट फ्रेंड के नाम से नहीं किया, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट उस केस को डिसमिस कर देगा, और जो माइनर का एडवोकेट था उसके ऊपर क्या लगाई जाएगी? पेनल्टी लगाई जाएगी। बोले तू तो पढ़ा लिखा था, तेरे को देखकर आना चाहिए था, या तू छोटा बच्चा है। फिर माइनर जब क्या बन जाएगा? मेजर, है ना? तो उसके पास दो तरह से इलेक्शन रहेंगे। कितने तरह से? या तो वो केस में आगे बढ़े, या क्या करे? छोड़ दे। अब अगर वो छोड़ रहा है तो कोर्ट उसको बोल सकता है कि सामने वाले के अभी तक जितने खर्चे आए वो खर्चे पे कर, और अगर वो केस में कंटिन्यू रहना चाहता है तो कोर्ट बोल देगा, क्या बोल देगा? कि अब नेक्स्ट फ्रेंड का नाम हटा देते हैं और तेरे नाम से केस को कंटिन्यू रखा जाएगा। ठीक है? लिंक चल रही है, बंद हो गई? हाँ
एंड हो गई। देखो देखो, लिंक कंटिन्यू है? आर यू श्योर? हाँ हाँ, हर्ष का भी आ गया भाई चालू। तो नेक्स्ट नेक्स्ट हमें दिया है समरी प्रोसीजर। समरी प्रोसीजर मतलब ऑर्डर 37। समरी प्रोसीजर मतलब क्या हुआ? ऑर्डर 37, है ना। समरी प्रोसीजर मतलब स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केस, डिस्पोजल ऑफ केस एट वंस, फटाफट से और फटाफट से केस को क्या कर देना? सॉल्व कर देना, खत्म कर देना, केस खत्म कर देना। समरी प्रोसीजर की कैटेगरी में आता है ना। अब अपने को क्या बोला है? ये हमने देखो समरी ट्रायल लिखा आएगा ना तो क्रिमिनल का है ना, ट्रायल उसका है, समरी प्रोसीजर सीपीसी का। दोनों का पर्पस एक ही है कि फटाफट से और, हाँ, लेकिन किसके केस में? सीआरपीसी के केस में वो जेल वेल का रहेगा और यहां मॉनिटरी से रिलेटेड रहेगा। तो ऑर्डर 37 ये बोलता है क्या कि अगर हमें हमें क्या करना है? पैसे की रिकवरी करनी, जिसका हमारे पास रिटर्न प्रूफ है, प्रॉमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है या चेक है या क्या है? हुंडी। एंड इसके बेसिस पर हमने केस फाइल किया है कि हमें क्या प्रोवाइड करो आप? रिलीफ। बट हम नहीं चाहते हैं कि आप क्या करो? लंबी प्रोसीजर फॉलो करो। आप तो फटाफट से और खटाखट से केस को सॉल्व करके क्या कर दो? खत्म। तो अगर डेट की रिकवरी का केस है, बोलेंगे काय का केस है? अगर जिसका हमारे पास क्या है? रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका हमारे पास क्या है? रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है ना, या किसी एक्ट के अकॉर्डिंगली अमाउंट ड्यू था या गारंटी के कारण अमाउंट ड्यू था, तो हम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम ऑर्डर 37 में आपके पास केस फाइल कर रहे हैं, मतलब आपको समरी में फटाफट से स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केस देना है, आपको कोई तारीख पे तारीख नहीं लगाना है। इसी सिचुएशन के अंदर जब हमारे पास एप्लीकेशन आएगी तो हम डिफेंडेंट को क्या सर्व कर देंगे? नोटिस। अब डिफेंडेंट को हम डिफेंस का राइट देंगे क्या? नहीं। समरी प्रोसीजर के अंदर अगर केस एक्सेप्ट किया गया है तो हम डिफेंडेंट को काय का राइट नहीं देंगे? डिफेंस का राइट नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन समन सर्व होने से कितने दिन में? 10 दिन के अंदर वो हमें क्या दे देता है? एप्लीकेशन। कब से? डेट ऑफ समन से 10 दिन के अंदर हमारे पास आ जाता है ना, और रिक्वेस्ट कर रहा है ना कि मुझे लीव टू डिफेंड दो, तो फिर कोर्ट उसे लीव टू डिफेंड दे सकता है। अगर कोर्ट को लगता है कि लीव टू डिफेंड देना इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है, दे देगा। फिर लीव टू डिफेंड अनकंडीशनली भी हो सकती है और कंडीशनली भी हो सकती है ना। अगर लगता है डिफेंडेंट का केस कैसा है? फ्रिवोलस है, बेकार है, झूठ बोल रहा है, टाइम पास कर रहा है, इसके पास अपने बचाव में कहने के लिए कुछ नहीं है, उल्लू बना रहा है, पागल बना रहा, कोई दम वाली बात नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में डिफेंस की परमिशन कोर्ट नहीं देगा। अदरवाइज कोर्ट को लगता है कि डिफेंस की क्या देनी चाहिए? परमिशन, तो कोर्ट दे देगा यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं। फिर समरी प्रोसीजर में हम केस कहां कर सकते हैं? हाई कोर्ट के पास और सिटी सिविल कोर्ट के पास, और या और कोई कोर्ट जिसे किसने अथोराइज किया हो? हाई कोर्ट। फिर जब समरी प्रोसीजर में हम केस फाइल करेंगे तो हमें केस के साथ ये चीजें मेंशन करना पड़ेगी। पहला, स्पेसिफिक अवर्मेंट देना है कि जो केस फाइल हुआ है वो ऑर्डर 37 में, मतलब हमें रिक्वेस्ट करना पड़ेगी कि आप समरी वे में केस को सॉल्व करो। कोर्ट अपने आप से समरी वे में सॉल्व नहीं करता है, हमें रिक्वेस्ट करना पड़ेगी। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि यार 37 के हिसाब से ले लो। फिर हम बोलेंगे हम ऐसी कोई भी रिलीफ नहीं मांग रहे हैं जो आप ऑर्डर 37 में नहीं दे सकते हो, जो हम मांग रहे हैं बिल्कुल आप दे सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। फिर क्या है? केस के जो डॉक्यूमेंट है उनके ऊपर बड़े बड़े शब्दों में लिखना पड़ेगा कि केस फाइल हुआ है काय में? ऑर्डर 37। समझ में आया अपने को? फिर नॉर्मली लोन की रिकवरी का केस करने का लिमिटेशन पीरियड कितना होता है? 3 साल।
बट अगर हमें वो केस समरी प्रोसीजर से करना है तो कितने साल है? 1 साल। हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्या है? समरी जजमेंट। इंपॉर्टेंट है ये इस पर्पज से क्योंकि दुनिया में भी नया आया है, 2015 में जोड़ा गया है, सिलेबस में भी नया आया है आपके, है ना। अब 3 समरी हो गई। समरी ट्रायल तो सीआरपीसी, समरी प्रोसीजर सीपीसी 37 वाला, और समरी जजमेंट ये क्या है? 13A। ऑर्डर कौन सा है? 13A। ठीक है। अब बोल रहे हैं कि जो समरी प्रोसीजर है वो तो मनी की रिकवरी का है, जिसमें आपके पास क्या है? रिटर्न प्रूफ है इन द फॉर्म ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक, हुंडी, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट था, उसके कारण है। बोले जो दूसरे सिविल मैटर होते हैं, जो दूसरे क्या होते हैं, वो फिर समरी वे में सॉल्व नहीं होंगे। आपने केवल समरी प्रोसीजर में वो मनी की रिकवरी वाला मैटर ही डाला है। दूसरे मैटर को इसके अंदर, दूसरे मैटर को, दूसरे जो कमर्शियल डिस्प्यूट होते हैं, दूसरे क्या होते हैं जो, उन्हें भी फटाफट से सॉल्व करना जरूरी होता है। कमर्शियल डिस्प्यूट मतलब बिजनेस से रिलेटेड डिस्प्यूट हो गए, और बिजनेस के अंदर अगर टाइमली डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं किया जाएगा, अननेसेसरीली खींचा जाएगा, तो होगा क्या? टाइमली डिसीजन नहीं आएगा तो बिजनेस स्मूथली फंक्शन नहीं कर सकता। तो हमने बोला ऐसे डिस्प्यूट जो किस नेचर के हैं, उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए अलग से कमर्शियल कोर्ट होना चाहिए, जो कि सिविल कोर्ट की तरह फुल ट्रायल ना करते हुए समरी वे में सूट को क्या करते? खत्म करते। इसलिए हमने देखा है, हमने यहीं जिगल के अंदर चैप्टर भी पढ़ा था, कौन सा वाला? ट्रिब्यूनल वाला। उसमें पढ़ा था हर एक्ट में अपने अपने पर्पस से क्या बना दिए हैं? ट्रिब्यूनल, ताकि उन एक्ट से रिलेटेड जो भी लफड़े हो रहे हैं उन्हें हम फटाफट से और खटाखट से क्या कर सकें? सॉल्व कर सकें। सीधी सीधी सी बात है। ठीक है। तो ये सिमिलर है किसके जैसा? समरी सूट के जैसा। बट डिफरेंस किस चीज का है? समरी सूट केवल डेट की रिकवरी था, ऑर्डर 37, और यहां कोई भी कमर्शियल डिस्प्यूट आ सकता है। 13A के अंदर क्या हो सकता है? कोई भी कमर्शियल डिस्प्यूट आ सकता है, जरूरी नहीं मनी की रिकवरी का हो, कोई भी कमर्शियल डिस्प्यूट। तो ऑर्डर 37 में केस लड़ने के लिए हमें एप्लीकेशन देना पड़ेगी, दोनों में से कोई भी पार्टी जा सकती है, बट हां कब जाएगी? समन सर्व करने के बाद, लेकिन इशू फ्रेम होने के पहले। इशू फ्रेम होना मतलब सामने वाले के अगेंस्ट क्या आरोप हैं वो निर्धारित करने के पहले आपको बोलना पड़ेगा क्या? समरी वे में निपटा दो यार, खत्म करो इसको समरी वे में, लंबे प्रोसीजर हमें फॉलो नहीं करना। ठीक है। फिर क्या बोला है? अपॉन कंसिडरेशन सेटिस्फेक्शन ऑफ कोर्ट समरी जजमेंट दिया जा सकता है ना। कब? जब लगता है कि कोई रियल प्रोस्पेक्ट्स नहीं दिख रहे हैं, कि प्लेंटिफ जो कह रहा है उसकी बात में दम नहीं दिख रहा है, या डिफेंडेंट जो कह रहा है उसकी बात में दम नहीं दिख रहा है, समरी वे में खत्म करो। फिर दूसरा और कोई कंपेलिंग रीजन नहीं दिख रहा है जिससे कि अननेसेसरली हम केस को क्या करें? खींचे, अननेसेसरली हम केस को लंबे प्रोसीजर से लेके जाएं, इसका कोई रीजन भी हमें नहीं दिख रहा है यार, तो हम केस को क्या कर देंगे? समरी जजमेंट देकर खत्म कर देंगे। तो समरी सूट दो तरह के हो गए सीपीसी में, एक तो कौन सा? समरी प्रोसीजर जो ऑर्डर 37 वाला बट वो डेट से रिलेटेड है, एंड दूसरा समरी जजमेंट जो किसी भी तरह का कमर्शियल डिस्प्यूट हो जाएगा। लास्ट क्या दिया है? तो जैसे सीआरपीसी में अपन ने इनहेरेंट पावर पढ़े थे ना, 3 पर्पज से पढ़े थे, जिसमें बेसिक तो यही था क्या? एंड ऑफ जस्टिस, है ना। तो उसी तरह के प्रोविजन यहां दिए हैं कि भाई सिविल मैटर पर भी एक्सप्रेसली जो पावर किसको दे दिए हैं? कोर्ट को। एक्सप्रेसली जो पावर किसको दे दिए हैं? वो तो एक्सप्रेसली यूज करेगा ही, बट जिन मैटर पर एक्सप्रेस पावर, वहां क्या माने जाते हैं? इंप्लाइड पावर। कौन से सेक्शन के हिसाब से? 151 के हिसाब से। कौन से सेक्शन के हिसाब से बेटा? पर्पस वही है, एंड्स ऑफ जस्टिस। एंड्स ऑफ जस्टिस मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ क्या ना हो? इनजस्टिस ना हो, एंड प्रिवेंट एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट। तो सेक्शन 151 कहता है कि
एक्ट के जितने भी एक्सप्रेस पावर हैं, एक्ट के जितने भी क्या हैं, तो वो जिन सेक्शन में दिए उन सेक्शन में कोर्ट उन एक्सप्रेस पावर को यूज कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जिन मैटर पर क्या नहीं दिया है एक्सप्रेस पावर, उन मैटर पर क्या होते हैं, कौन से सेक्शन के हिसाब से, बट केवल कितने पर्पस से, केवल कितने पर्पस से, दो। पहला पर्पस फॉर, हाँ, एंड दूसरा टू प्रिवेंट एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट। इन दो पर्पस से आपको 151 अथोराइज करता है कि आप कुछ भी इंप्लाइड पावर रखते हो। बट हाँ, हमेशा ध्यान रखना है, जिस मैटर पर एक्सप्रेस पावर दे दिया गया है उस मैटर पर अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जैसा लिखा है वैसा कर ले। किसी मैटर पर अगर कुछ लिखा नहीं है और हम इंप्लाइडली कुछ देना चाहते हैं डिसीजन, तो वो फिर इनहेरेंट या इंप्लाइड पावर होगा, बट वो भी इन दो में से किसी एक ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए होना चाहिए। कौन कौन से दो ऑब्जेक्ट, पहला एंड्स ऑफ जस्टिस और दूसरा, ठीक है। फिर ये केस दिया है, इस केस के अंदर बताया गया था, है ना, क्या कि अगर स्पेसिफिक पावर नहीं दिए हैं तो कोई सिचुएशन जो कि लॉ के द्वारा कवर नहीं की गई है, कोई सिचुएशन जो किसके द्वारा, लॉ के द्वारा कवर नहीं की गई है ना, तो उस सिचुएशन को फिर इनहेरेंट पावर देकर कवर किया है। बट इनहेरेंट पावर दो ही पर्पस से यूज होना चाहिए, पहला एंड्स ऑफ जस्टिस, दूसरा, समझ में आया। अब ये जो केस है, इस केस में भी आगे तक यही चीज बोली है, क्या कि जो सब्सटेंटिव प्रोविजन है, जो कि मेन प्रोविजन है, वो आपको कंप्लाई करना है। उसमें आपके पास कुछ भी डिस्क्रिशनरी नहीं होता है, जो लिखा है बस उसको उसी तरह से कंप्लाई करना है। बट हाँ, अगर कहीं लेक्यूना है, अगर कहीं कुछ लिखा नहीं है, और दो पर्पस से आपको फिर इनहेरेंट पावर दिए हैं, क्या, टू सिक्योर एंड्स ऑफ जस्टिस एंड टू प्रिवेंट, ये दो लाइन तो हर केस में लिखना ही अपने को, ठीक है। तो अगर कोई पर्टिकुलर रेमेडी या प्रोसीजर प्रिस्क्राइब नहीं की गई है तो फिर आप कौन सा पावर यूज करते हो, इनहेरेंट पावर यूज करते हो। ये समझ में आया। बट ये पावर उसी लिमिट तक यूज होना चाहिए जितना फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस क्या करती है, जस्टिफाइड। आपको आर्बिट्रली यूज नहीं करना है, आपका ऑब्जेक्ट उन दो में से एक होना जरूरी है, तीसरा किसी ऑब्जेक्ट से नहीं। फिर सी वाला पैराग्राफ बोलता है कि यार इनहेरेंट पावर में ऐसे पावर मत ले लेना जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, जो लॉ ने करने की क्या कर रखी है, मना ही कर रखी है। जब लॉ ने सीधे ही क्या कर रखा है, मना, तो आप एज्यूम करके वो काम मत कर लेना इनहेरेंट पावर लेकर। तो सबसे पहले तो देखो क्या एक्सप्रेस पावर दिए हैं, हाँ, तो इनहेरेंट पावर का स्कोप ही खत्म हो गया। आप किसी भी मैटर पर फिर 151 यूज नहीं करोगे। हाँ, एक्सप्रेस पावर नहीं दिए हैं तो आपको डिस्क्रिशन दिया है, बट वो डिस्क्रिशन केवल दो पर्पस से यूज होना चाहिए, पहला एंड्स ऑफ जस्टिस और दूसरा और किसी पर्पस से नहीं, ठीक है। तो ये 151 जो है ये हमारे क्या है, एडिशनल पावर है। एडिशनल क्यों बोला, अरे यार तेरे को एक्सप्रेस पावर्स तो दिए ही है ना, ये उनसे अलावा है, और तब है जब एक्सप्रेसली कुछ भी लिखा हुआ नहीं। फिर हमें बहुत सावधानी के साथ इन पावर्स को यूज करना है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर रहे हैं, हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसमें हम हमारा मर्जी चला रहे हैं। एक्सप्रेस पावर जब हम यूज करते हैं तो जैसा लिखा था हमने कर दिया, हमारा दिमाग लगाया क्या, नहीं। बट इंप्लाइड पावर के अंदर हमें अपना ब्रेन यूज करना है, तो जब हमें अपना क्या यूज करना है, बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए, बहुत सावधानी के साथ, ठीक है। तो हमें डबल प्रिकॉशन लेना चाहिए, अपने को अच्छे तरीके से डबल चेक कर लेना चाहिए कि हाँ, ये जो दो ऑब्जेक्ट बताए गए थे, इन्हीं ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए इन पावर को यूज कर रहे हैं, हाँ तो कर ले। और तभी करो जब ऐसा करना बहुत ज्यादा क्या हो, नेसेसरी है ना, और बोनाफाइड पर्पस से करना है, मेलाफाइड पर्पस से नहीं करना है। एंड सब पैराग्राफ में लाइन दी है, काई के लिए करना है, टू सिक्योर एंड्स ऑफ जस्टिस एंड टू प्रिवेंट। चैप्टर कंप्लीट। डाउट है तो पूछ लीजिए। कल क्या पढ़ेंगे अपन, पढ़ेंगे कुछ ना कुछ। आओ रजिस्ट्रेशन ले लो, नहीं मंडे को।
चलें, कोई डाउट ऑनलाइन वालों को? कंक्लूड कर रहा हूं फिर मैं।